हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। ये जो हमारी सीटेट की प्रीवियस पेपर की जो सीरीज चल रही है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। अब इसके जो 2019 में जो 8 दिसंबर का एग्ज़ाम हुआ था, सेकंड पेपर सोशल साइंस वाला, उसके हमने 3 पार्ट पहले कर लिए हैं और ये 4th पार्ट है। ठीक है, एक पार्ट में मैंने 15 क्वेश्चन दिए हैं, क्योंकि एक ही पार्ट में अगर मैं पूरा पेपर सॉल्व कराती तो ज़्यादा लंबा हो जाता, तो देखने में थोड़ी सा बोरिंग सा हो जाता है इतनी देर वीडियो देखना। तो इसलिए मैंने छोटे छोटे पार्टों में इसको डिवाइड कर दिया है। ठीक है, आइए देखते हैं 76 से क्वेश्चंस। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए, परीक्षाएं तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं, ना कि व्यक्तिगत विद्यार्थी के लिए। इनका कहने का मतलब ये है कि ये पूरा की पूरा एक सिस्टम बनाया गया है, कृत्रिम मतलब इंसान के द्वारा। प्राकृतिक होता है कि प्रकृति के द्वारा जो बनाया जाता है, कृत्रिम होता है कि इंसान के द्वारा या हम लोगों ने अपनी सुविधा के लिए जो चीजें बनाई हुई हैं उनको कृत्रिम बोलते हैं। तो ये कृत्रिम बनाया गया है और ये किसी व्यक्तिगत बच्चे मतलब किसी एक पार्टिकुलर बच्चे के बारे में हमें नहीं जानना है। हमें क्या है, वो एक तंत्र है। परीक्षा क्या है, एक तंत्र है और वो सभी के लिए है। ठीक है, वो पार्टिकुलर एक बच्चे के लिए नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं बी, स्मृति परीक्षण से दूर दक्षताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षा में तनाव को कम करेगा। तो इसका जो आंसर है वो है तीसरा, और ये दोनों ही बात सही है। ठीक है, पहली वाली तो मैंने आपको बता दिया क्यों सही है, और दूसरी वाली भी सही है, क्योंकि स्मृति परीक्षण से दूर दक्षताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षा में तनाव को कम करता है ना। ये तनाव को कम करता है कि जो परीक्षण है उनके जोर पर बदलाव न देकर हम उनकी दक्षताओं पर ज्यादा जोर देते हैं, है ना। स्मृति के परीक्षण से दूर मतलब स्मृति का परीक्षण का मतलब यह है कि बच्चे ने कितना याद किया, कितना रट लिया, वो वाला आकलन नहीं करना है। हमें कौन सा आकलन करना है कि बच्चे ने कितना समझा। तो उन्होंने बोला है कि स्मृति परीक्षण से दूर। ठीक है, दक्षता होता है कि कोई भी बच्चा अपने सब्जेक्ट के बारे में कितनी ज्यादा जानकारी रखता है। ठीक है, रटने वाली चीज नहीं होनी चाहिए। ये स्मृति परीक्षण का मतलब है कि उस बच्चे ने कितना याद किया, और हमें क्या देखना है, वो बच्चा उस सब्जेक्ट में कितना ज्यादा दक्ष है। ठीक है, तो ये जो स्मृति परीक्षण से जो दूर रहते हैं वो किसके लिए अच्छा है, वो है तनाव को कम करना। क्योंकि अगर आपको भी मैं बोलूं कि आपको कल तक ये पूरा याद करके लाना, पूरा रट के लाना है, तो आपको प्रॉब्लम होगी उसको रटने में, किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक को रटने में। लेकिन अगर मैं आपको समझाती हूँ और कहती हूँ कि आप समझ के आना, और अगर आपको जो चीज नहीं समझ में आई आप मुझसे पूछ लेना, तो वो क्या है, वो सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा और तनाव से मुक्त हो जाएगा वो सब्जेक्ट। क्यों हो जाएगा तनाव से मुक्त? क्योंकि उसमें आपके ऊपर प्रेशर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 77। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक या अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। जब कक्षा में हम पढ़ाते हैं तो हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए? सामाजिक विज्ञान के लिए बोला है समाज में यथास्थिति बनाए रखना तथा सरकारों के सभी निर्णयों को स्वीकार करने के लिए शिक्षार्थियों को तैयार करना। ठीक है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होता है कि हमें क्या है, ये हमारा ये काम नहीं है, एक टीचर होने के नाते ये काम नहीं है कि जो सरकार बोल रही है हम वो करें, या हम जो बच्चे हैं उनको बोले कि जो सरकार बोल रही है वो ठीक है, जो नियम बनाए हैं वो ठीक है। हमें ये चीज नहीं सिखानी है, हमें सिखानी है बच्चों को कि आप सही और गलत में फर्क महसूस करना सीखिए। आप सोचिए कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है। कोई चीज गलत है तो आप शांतिपूर्ण तरीके से, जो हमारे संविधान में भी कहा गया है, आप आंदोलन कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। ठीक है ना, और अगर कोई चीज सही है तो आप उसको स्वीकार सकते हैं। दूसरा है शिक्षार्थियों में प्रतिस्पर्धा जागृत करना। देखिए, प्रतिस्पर्धा जागृत करने का भी कोई मतलब नहीं होता है। हमें क्या है, बच्चे के अंदर सामाजिक भावना को विकसित करना है। मेन जो सामाजिक पढ़ाने का उद्देश्य है, सामाजिक भावना को विकसित करना होता है। ठीक है, प्रतिस्पर्धा का मतलब हो गया कंपटीशन, बच्चों में कंपटीशन जागृत करना। तो कंपटीशन से क्या लेना देना है? नेक्स्ट देखते हैं सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच संबंधों का बोध कराना। और चौथा है शिक्षार्थियों को सामाजिक ऐतिहासिक तथ्य याद करवाना। देखो, याद कराने वाली जो चीजें होती है, मैंने हमेशा ही आपको बताती हूँ, याद करवाना रटवाना ये चीज गलत है। ठीक है, ये हमें बच्चों को नहीं करनी है।
इससे क्या है, हमारी शिक्षा व्यवस्था और ज्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि रट के बच्चा कुछ दिन ही उसको याद रखेगा, ज्यादा दिन उसको याद नहीं रखेगा। इसलिए इसका जो सही आंसर है वो थर्ड है। ठीक है, हमें क्या है, समाज का निर्माण करते हुए सभी तत्वों को उनके बीच तालमेल बैठाना है बच्चों को। ठीक है, बच्चों को सिखाना है कि समाज में आप किस तरह से बात करोगे, किस तरह से व्यवहार करोगे, बड़े लोगों का सम्मान करना है आपको, और इस तरह की चीजें हमें बच्चों को सिखानी है। हमें बच्चों को सिखाना है कि आप सभी धर्मों का सम्मान करो, सबके साथ भाईचारे का भाव रखो, इस तरह की चीजें सिखानी है सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षक है उसको। 78, सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य है। आकलन का मतलब होता है कि उसको जस्टिफाई करना। इसका मतलब यह हुआ कि बच्चे को देखना कि जो चीजें उसको सिखाई जा रही हैं वो कहाँ तक उसने सीखी है, और नहीं सीखी है तो क्यों नहीं सीखी है। ठीक है, एक वो होता है निदानात्मक, है ना, उपचारात्मक, उस तरह की चीजें इस आकलन में शामिल होती हैं। अब देखते हैं पहला ऑप्शन, शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए वे प्रयासरत रहते हैं, है ना। देखो, इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों को प्रतिपुष्टि देना, कि जब हम उनकी कॉपी चेक करेंगे, जब उनका हम आकलन करेंगे, किसी भी तरह का आकलन करेंगे, ठीक है, आकलन के अंतर्गत सारी चीज आती है, खेल का आकलन, किसी भी चीज का, तो उसको प्रतिपुष्टि देना। प्रतिपुष्टि का मतलब होता है कि उसको हमें बताना है कि आपने क्या चीज सही की है, क्या चीज आपने गलत करी है, और गलत करी है तो किस वजह से गलत करी है, ये चीज भी हमें उसको समझानी है। कॉपी चेक करने का या किसी भी तरह के आकलन करने का, मान लीजिए बच्चे खेल रहे हैं तो हमने उनका देख रहे हैं कि ये फर्स्ट आ गया, ये सेकंड आ गया, ऐसे उनको बता दिया, वो ड्यूटी नहीं है। ड्यूटी हम जो एक शिक्षक होने के नाते है वो इसलिए है कि उसको हम ये बताएं कि वो दौड़ में पीछे क्यों रहा, उसने गलत तरीके से दौड़ा, उसकी टाइमिंग गलत थी, वो जब उसको दौड़ने के लिए बोला गया, जब विसिल बजी, सब लोग भाग रहे थे, तो वो 1-2 सेकंड उनसे पीछे रह गया। उस तरह की जो कमियां हुई उसके सक्सेस नहीं होने में, उस तरह की कमियां उसको बतानी है। उसी तरह से आप पढ़ाई के विषय में देख सकते हैं, जब किसी भी बच्चे की हम कॉपी चेक करते हैं तो हमें उसने गलत लिखा है तो हम उसको कट करेंगे, और उसके बाद में हम उसको बताएंगे कि भाई तुमने ये गलत क्यों किया है, और यहाँ गलती है, ये इसको सुधारना है, और इसका सही रूप ये है ना। सही तरीका यही होता है। प्रतिपुष्टि मतलब उसको सही और गलत सारी जानकारी देना बच्चे को। ठीक है, जो छोटी क्लास है, आप लोगों को पता होगा कि बच्चों को कॉपी पकड़ा दी जाती है पेपर के बाद में कि देखो आप देख लो कि आपने क्या चीज सही करी है, क्या चीज गलत करी है, वो उसको हम प्रतिपुष्टि बोल सकते हैं। ठीक है, जिसके लिए और मानक स्थापित करना मतलब एक निश्चित मानक तैयार करना कि अगर तुम इस लेवल तक आओगे तो आपको ए ग्रेड, बी ग्रेड जो वाला सिस्टम होता है ना, उस तरह से मानक स्थापित करना। सबके लिए मानक का मतलब है सबके लिए वही चीज लागू होगी। ठीक है, जैसे 60% पे फर्स्ट आएगी तो सबकी आएगी, ऐसा नहीं है किसी व्यक्तिगत बच्चे के वो 40 पे फर्स्ट आ रहा है, वो 60 पे फर्स्ट आ रहा है, उस तरह से नहीं। ठीक है, और इन सब चीजों को पाने के लिए क्या बच्चे प्रयासरत रहते हैं, उनको ये लगता है कि भाई हम देखें कि हम कितना सही करके आए, कितना गलत करके आए। सेकंड है, देखो इसका सही आंसर यही होगा, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं एक बार। देखो, ज्ञान को याद करना, मैंने याद करने वाली चीजें गलत बताई हैं। ठीक है, विद्यार्थियों को वर्गीकृत करना एवं चिन्हित करना। चिन्हित करना मतलब ये चीज गलत है। वर्गीकृत करने का मतलब ये होता है कि ये जो बच्चे हैं ये स्लो हैं या कम सीखते हैं, और जो दूसरे बच्चे हैं वो इंटेलिजेंट हैं, वो जल्दी सीख लेते हैं, वो प्रतिभाशाली बच्चे। तो इस तरह से हम उनको किसी भी बच्चे को चिन्हित नहीं कर सकते। ठीक है ना, हमारा काम उनको सिखाना है, हमारा काम उनमें कमियां निकालने का नहीं है। ठीक है, आप भी कभी टीचर बने या अभी भी आप टीचर हो तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप किसी भी बच्चे के अंदर कमी ना निकालें। आपको क्या करना है, उसको समझना है कि वो बच्चा क्यों नहीं समझ पा रहा है। ठीक है, फोर्थ है, शिक्षार्थियों के बीच सामाजिक विभेदों को दर्शाने के लिए। देखो ये भी चीज गलत है। विभेद मतलब बताना, एक तरह से कमियां ही हो गई ये कि ये बच्चे हैं, ये अच्छे बच्चे हैं, ये बेकार बच्चे हैं, इस तरह से ये अच्छे बैकग्राउंड है इनका गलत बैकग्राउंड है, तो इस तरह से नहीं करना है हमें। 79, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों में एक भावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि देखो फिल्में भी एक प्रभावी होती हैं बच्चे के लिए, कुछ भी सिखाने के लिए। ठीक है, कोई भी हमने कहानी आपको दिखा दी बच्चों को कि इस कहानी में क्या हुआ कि एक व्यक्ति ने चोरी करी, तो उसने चोरी करी तो एक महात्मा थे, उन्होंने पूछा कि भाई तुम जो चोरी कर रहे हो
तो क्या तुम्हारे परिवार वाले इसमें साथ हैं? तो बोला हाँ मेरे परिवार वाले इसमें साथ हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है आप घर पूछ के आ जाओ साथ हैं कि नहीं। तो उन्होंने घर पूछा कि मैं जो चोरी करके जो आपके लिए पैसे ला रहा हूँ क्या आप मेरे साथ हो? तो उन्होंने कहा नहीं हम तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हारे गलत काम में हम तुम्हारे साथ नहीं है। तो फिर वो दोबारा महात्मा के पास जाता है कि मेरे घर वालों ने तो मना कर दिया। तो उन्होंने बोला कि फिर तुम किसके लिए ये गलत काम कर रहे हो, जब तुम्हारे घर वाले ही इस चीज से राजी नहीं है तो तुम किसके लिए कर रहे हो। तो उस तरह की फिल्में हम बच्चों को दिखा सकते हैं, ठीक है, उस तरह की बच्चों को तो फिल्में दिखा सकते हैं, उनको अच्छा ज्ञान दे सकते हैं जो कि आजकल डिजिटल बोर्ड पर दिखाई जाती हैं, ठीक है, फिल्में दिखाई जाती हैं बच्चों को अच्छी अच्छी, ताकि उनमें जो अच्छी शिक्षा उनके अंदर प्रवेश करे बच्चों के अंदर, ठीक है। इसका ऑप्शन पहला है फिल्म कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती हैं। दूसरा है फिल्में अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति से प्रेरित करती हैं। तीसरा है फिल्में ऐसी कहानियों, संवादों और छवियों को सामने लाती हैं जो जीवन में हमसे दूर हो सकती हैं। चौथा है फिल्में एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है जो छात्र को एक ही तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, ठीक है। तो 79 का जो आंसर है, देखिए पहला भी सही है कि बाहर की दुनिया है उसको हम क्लास रूम के अंदर ला सकते हैं, ठीक है। जो सामाजिक बुराई है, चोरी करना है, झूठ बोलना है, धोखा देना है, उस तरह की फिल्में हम ला के बच्चों को सिखा सकते हैं। देखो ये गलत चीज होती है, अभी आपको अच्छा लगेगा लेकिन इसके दूरगामी परिणाम गलत होते हैं। और देखो दूसरा भी सही है, ठीक है, तीसरा भी सही है कि कहानियों, संवादों और छवियों को सामने लाते हैं जो जीवन में हमसे दूर हो गई हैं। मतलब हम उनके विषय में सोच ही नहीं रहे हैं कि हमें किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। तो उन चीजों को क्या है हम कहानियों की तरह समझा सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया देखो ए बी सी, कौन से ऑप्शन में? सेकंड ऑप्शन में, ठीक है, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही कौन है? पहला है मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है। दूसरा है चिरकाल से उत्तर को सदा सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में मानचित्र में ऊपर दर्शाया गया है। सी है मानचित्र एक तरह आयामी साधन है जबकि हम एक दो आयामी साधन है, जबकि हम एक दो आयामी दुनिया में रहते हैं। और डी है शिक्षार्थियों में समय की अवधारणा को विकसित करने के लिए मानचित्र एक सहायक सामग्री है। तो इसका जो सही आंसर है, देखिए पहला भी सही लग रहा है, ठीक है, ये क्या है? सामाजिक और राजनीतिक निर्मित है ना। सामाजिक और राजनीतिक तो होता ही है, सारी जो सभी सीमाओं को दिखाया जाता है, सारे देशों को दिखाया जाता है मानचित्र में। और देखो बी वाला है कि हमें चिरकाल से मतलब बहुत पहले से ही क्या है, उत्तर को ऊपर दर्शाया जाता है ना। जब आप जो मानचित्र, मैंने मानचित्र वाले चैप्टर में आपको बताया था मानचित्र कैसे देखते हैं, मैंने इसका थ्योरी का जो सेक्शन कराया था। तो देखो ये जो 6 to 8 एनसीईआरटी है इसमें से ही सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और मोस्टली जो पूछे जा रहे हैं वो ज्योग्राफी में से पूछे जा रहे हैं। ज्योग्राफी को तो आप पूरी तरह से याद करिए, मतलब समझ लीजिए। और मैं भी पढ़ा रही हूँ, मेरे चैनल पे थ्योरी का जो सेक्शन है वो कराया जा रहा है 6 to 8 मैं ही पढ़ा रही हूँ। तो आप चाहें तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं उन चैप्टरों को, तो आपको समझ आएंगी ये सारी चीजें और बहुत ईजी लगने लगेगा। ये पेपर है जो पेपर, ये सेकंड पेपर है, मैं सेकंड पेपर ही पढ़ा रही हूँ। तो उसमें मैंने आपको बताया कि जैसे हम बैठे हैं, जैसे हम ऐसे बैठे हैं और ये हमारे हाथ में मानचित्र है, ठीक है, ये क्या है, हम बैठे हैं, ये हम बैठे हैं और ये हमारे हाथ में मानचित्र है, ठीक है, ये हमारे हाथ है। मान लीजिए मुझे ड्राइंग इतनी अच्छे से नहीं आती है तो मैं ड्रॉ नहीं कर पाती हूँ। मान लीजिए ये हमारे हाथ में मानचित्र है, तो इसको हम क्या मानेंगे? उत्तर हमेशा। और इसको क्या मानेंगे? दक्षिण। इसको नॉर्थ, इसको साउथ, है ना। और इसको क्या मानेंगे? पूर्व। और इसको पश्चिम मानेंगे, ठीक है, ये फिक्स है। तो यही चीज इसमें बोली है ऑप्शन में। और सी है एक त्रिआयामी साधन है, यानी कि 3D है मानचित्र, क्या है? 3D है। तो ये तीनों ही सही है और ये फोर्थ वाला ऑप्शन रॉन्ग है। अब देखते हैं ये तीनों किसमें आते हैं। ये तीनों पहले में ही आ रहे हैं तो पहला ही सही है। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षार्थियों के जीवन में अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि क्या करना चाहिए? जो शिक्षार्थियों के अधिगम को क्या है? जीवन से जोड़े, है ना। सामाजिक अध्ययन को क्या है? जीवन से जोड़े। ए, विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोणों की इरादतन यानी कि जानबूझकर एवं सुस्पष्ट शामिल करें। और दूसरा है, देखो ये तो सही है कि
वो क्या है, इस तरह के उदाहरण दे संस्कृतियों के और उन चीजों के, जिससे क्या है बच्चे उस चीज के मतलब जो विषय वस्तु है और ये जो विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोण है इनके प्रति वो जागरूक हों, उसकी चीज में समझें, तो उनको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, जब उदाहरण हमारे जीवन से रिलेटेड होते हैं तो चीजें हमें बहुत जल्दी से समझ में आती है। बी है, कक्षा में शिक्षार्थियों को उनके निजी एवं पारिवारिक, देखो निजी किसी की भी निजी लाइफ में झांकना गलत बात है। ठीक है, ये तो आपको कभी भी नहीं करना है। कोई भी व्यक्ति अपना व्यक्तिगत जो रखता है वो अलग होती है और किसी भी व्यक्तिगत मामले में हमें या निजी मामले में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। सी है, शिक्षार्थियों को अपने उदाहरणों एवं अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए मौका दें। देखो शिक्षार्थी मतलब स्टूडेंटों को ये उनको ये मौका दिया जाए कि चलो कोई चीज, किसी भी चीज के बारे में जब हम कक्षा में बात कर रहे हैं तो हम बता सकते हैं कि अच्छा बताओ इसके किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है तो तुम बता सकते हो। जैसे टीचर पूछती है कि हम जो ताजमहल है वो इस तरह का है, सफेद संगमरमर से बनाया गया है, शाहजहां ने बनवाया है, तो हम बच्चों से भी ये पूछ सकते हैं कि बच्चों आप बताओ कि ये जो ताजमहल है इसके बारे में। अब जैसे हम क्या पढ़ा रहे हैं, अधिगम को कहाँ किससे जोड़ रहे हैं, सामाजिक विज्ञान से जोड़ रहे हैं। ठीक है, जीवन में अधिगम को किससे जोड़ रहे हैं, सामाजिक विज्ञान से जोड़ रहे हैं। तो हम बता सकते हैं कि अच्छा ये बताइए आप चोरी करना गलत बात है तो किस तरह से आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, तो वो बताएंगे अपने अनुभव कि अगर हम चोरी करते हैं तो हम गंदे बन जाते हैं, आगे आगे हमें पुलिस पकड़ के ले जाती है। तो उस तरह के अनुभव जो उन्होंने अपने आसपास देखे हैं, सुने हैं, वो उनको साझा करेंगे, अपने लेवल पर वो बताएंगे बच्चे, तो उससे दूसरे बच्चे भी सीखेंगे। ठीक है, वो चीज इसमें बताई गई है। तो इसके देखिए पहला और दूसरा सही है, पहला और तीसरा ऑप्शन क्या है, सही है, तो ये है थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, इतिहास पढ़ते वक्त, यानी कि इतिहास जब हम पढ़ रहे हैं तब की बात चल रही है, वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है। वंशावली चार्ट क्या होता है, देखिए आप लोगों के परिवार में भी आप लोगों के पूर्वजों ने रखी होगी, पूर्वज यानी दादा दादी इस तरह के जो होते हैं, एक चार्ट होता है, एक पेपर होता है, उसमें क्या है जो परिवार के सदस्य होते हैं, ठीक है, उसके बारे में उसमें जानकारी होती है। इस तरह का कुछ होता है, उसमें पहले पर बाबा, फिर बाबा की जानकारी होगी, फिर आपके पिताजी की जानकारी होगी, फिर आपकी जानकारी होगी। ठीक है, या फिर देखो इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, जैसे 6th क्लास एनसीईआरटी में हिस्ट्री में दिया गया है अशोक का चैप्टर, तो उसमें क्या है, अशोक के दादाजी कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, उनके पिता कौन थे, बिंदुसार, उसके बाद कौन थे, अशोक का भी के पुत्र, उसके बारे में। या देखिए मुगल काल को पढ़ाया जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है, बाबर का बेटा कौन था, हुमायूं का था अकबर का था जहांगीर का था शाहजहां का था औरंगजेब, है ना। इस तरह से जो पढ़ाई जाती है क्रम में एक ही पीढ़ी के सभी लोगों को जो दिखाया जाता है उसको बोलते हैं वंशावली। ठीक है, वंशावली चार्ट, है ना, एक ही परिवार के सभी लोगों को दिखाया जाता है कि इसका पिता ये था, इसका पिता ये था, इसका पिता ये था, इसका पिता ये था, इस तरह से। ठीक है, कई लोगों के परिवार में भी ये वंशावली बनाई जाती है, चार्ट बनाया जाता है, और ये पंडित जो होते हैं ना, पंडित जी से बनवा के रखते हैं ये कि इसके पिता ये थे, इसके पिता ये थे, इस तरह से। तो वंशावली का प्रयोग कराते वक्त प्रयोग होता है, इसके बारे में कथन दिए हुए हैं, उनको हम देखते हैं कि कौन सा कथन इसके हिसाब से सही है। एक, किसी साम्राज्य या वंश के वर्धन एवं विकास को चित्रित करने के लिए। बी है, अनुक्रम एवं त्रयकारीय आत्म संबंधों को दर्शाने के लिए। सी है, एक कालक्रमिक रूपरेखा देने के लिए। डी है, शिक्षार्थियों में स्थान की अवधारणा विकसित करने के लिए। तो देखिए जो इसका सही आंसर है वो पहला भी सही है, यही तो मैंने बताया था, वंश के वर्धन के विकास को चित्रित करना। विकास का मतलब यह है कि जो पीढ़ियां हैं वो आगे बढ़ रही हैं, दादा से आप तक आ रही हैं, दादा पिता, है ना, और आप, तो क्या है, विकास हो रहा है और दूसरा है कि ये क्या है, अनुक्रम है, क्रम से दर्शाया जा रहा है ना संबंधों को, कैसे, पहले दादा फिर पिता फिर आप, है ना। और तीसरा भी यही है, कालक्रम। तो कालक्रम क्या होता है कि देखिए जो आपके दादा का जन्म हुआ था वो मान लीजिए 1980 में हुआ था, आपके पिता का जो जन्म हुआ था वो 2000 में हुआ, आपका जन्म
हुआ था 2020 में। इस तरह से कालक्रम के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं वंशावली चार्ट को। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो बी है। मुझे लग रहा है ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी क्योंकि काफी ज्यादा इसको समझाना पड़ रहा है, ये बड़े बड़े हैं, तो प्लीज थोड़ा सा टाइम मत देखना, एडजस्ट करना, क्योंकि ये जो चीजें हैं ना, ये जो मैं बोल रही हूँ, ये चीजें आपके मन में रहेंगी और जब आप एग्जाम में बैठेंगे ना तब आपको ये चीजें हेल्प करेंगी कोई भी क्वेश्चन को समझने में। दृष्टि बाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलन करना चाहिए। यानी कि कोई बच्चा जो नहीं देख पाता है, ठीक है, जो कोई बच्चा जो नहीं देख पाता है उसके साथ आपको किस तरह से समायोजन बैठाना है, उसको कैसे एडजस्ट करना है कक्षा में, ताकि जैसे बाकी के बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसको भी चीजें समझ में आ सके। आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि जो दृष्टिबाधित बच्चा है, यानी कि जो बच्चा अपनी आंखों से नहीं देख सकता है, वो भी ठीक से सीख सके। अब देखिए इसका ऑप्शन है यथाचित विराम तथा पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट एवं उच्च आवाज में बोलना। उच्च आवाज मतलब तेज बोलना, स्पष्ट बोलना शब्दों को, क्योंकि जो बच्चा देख नहीं सकता वो सुन के, वो क्या है, वो सुन के सीखेगा। तो मतलब आप कोई भी सेंटेंस बोल रहे हैं, बीच बीच में उसको विराम भी दीजिए, मतलब एक सेंटेंस बोलने के बाद थोड़ा सा विराम दीजिए, फिर दूसरा सेंटेंस बोलिए। और पुनरावृत्ति का मतलब होता है बार बार, मतलब एक ही चीज को 2-3 बार आप बोल दीजिए ताकि वो बच्चा है वो अच्छे से सुन ले और अपने मन में बैठा ले। ठीक है, दूसरा है विविध प्रकार के आकर्षक दृश्यों एवं कार्यपत्रों का प्रयोग करें। देखो दृश्यों का, आकर्षक दृश्यों को तो वो देख ही नहीं पाएगा, ठीक है, उसके लिए तो वो बेकार है, वो जब देख ही नहीं सकता है तो वो कैसे देखेगा, तो ये चीज तो गलत है, उसके काम की है ही नहीं जो दृष्टि बाधित बच्चा है। तीसरा है मौखिक संकेतों द्वारा कल्पना करने के अवसरों को उत्पन्न करना। जो मौखिक चीजें केवल वही उस बच्चे को समझ आएंगी। चौथा है कक्षा में चर्चा के दौरान टेक्सटाइल यानी कि स्पर्श करने वाली चीजें, सामग्रियों को शामिल करना। देखिए जैसे हम क्या है, मिट्टी के बारे में पढ़ा रहे हैं, है ना, मिट्टी की विशेषताएं पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो हम क्या है कई तरह की मिट्टियां उस बच्चे के आगे ला के रखेंगे और उनको छू छू के बताएंगे कि देखिए, बच्चों को स्पर्श करवाएंगे कि देखो ये जो मिट्टी है ये लाल मिट्टी है, ये जड़ोद मिट्टी है, ये ऐसी मिट्टी है, ताकि उस बच्चे को समझ आए। या फिर हम क्या यातायात के साधन पढ़ा रहे हैं बच्चे को, तो क्या है हम क्या छोटे छोटे मॉडल उसके सामने ला के रख देंगे जो टॉय टाइप के होते हैं। देखो जो ये एरोप्लेन जो होता है वो ऐसा होता है और ये ऐसा होता है, मतलब वो क्या है छू के समझ लेगा कि ये चीज ऐसे होती है। ठीक है, और जो दृष्टि बाधित बच्चे होते हैं, है ना, वो ऐसे ही सीखते हैं। तो इसका जो ऑप्शन में है वो बी नहीं है। अब बी केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें बी नहीं है, उसका आंसर हो गया तीसरा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के कथनों पर विचार कीजिए। देखो प्रोजेक्ट विधि क्या होती है, बच्चे को हम किसी भी एक टॉपिक दे देते हैं और उससे कह देते हैं कि इसके बारे में आप जानकारी एकत्रित करो, खोजो इसके बारे में और इस टॉपिक के बारे में लिख के लाओ, या कोई चीज हमने क्रिएटिविटी बनाने के लिए देती कि इसको अपने तरीके से आप बना के लाओ कि ये कैसे होगा, है ना, वो होता है प्रोजेक्ट विधि। तो इसमें क्या है, इस बाल केंद्रित शिक्षा हो गई, बच्चा अपने तरीके से उसको जो भी समझ में आ रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड वो खुद करके लाएगा और फिर बाद में टीचर क्या करते हैं उसमें करेक्शन करते हैं अगर बच्चे ने कुछ गलत किया है तो। ठीक है, सही किया तो अच्छी बात है। तो ये जो विधि है एक तरह से बहुत ही अच्छी है। क्या है, बच्चे को हम प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे रहे हैं तो उसमें क्या है, जो बच्चे का माइंड है वो लगेगा, वो अपने तरीके से सोचेगा, अपने स्तर से सोचेगा, जिस भी वो एज का है उस टॉपिक के बारे में। ठीक है, जैसे हमने पानी के स्रोतों के बारे में उसको प्रोजेक्ट दे दिया कि भाई तू पानी के प्रोजेक्ट के, तेरे को एक प्रोजेक्ट हमने दिया है कि जो पानी के, जो ताजे पानी के स्रोत हैं उनके बारे में लिख के लाना। ठीक है, तो बच्चा खोजेगा कि क्या क्या हो सकते हैं, आसपास में पूछेगा कि क्या क्या हो सकते हैं, कैसे होते हैं, तो उसमें क्या है बच्चा अपने आप सीखेगा। अगर हमने उसको 4-5 स्रोत तो बता दिए तो हो सकता है वो अगले दिन भूल जाए, लेकिन जब उसको प्रोजेक्ट दिया जाएगा वो 1-2 घंटे अपने खर्च करके उन चीजों को सर्च करेगा, लिखेगा, तो उसको वो चीज हमेशा याद रहेगी। देखो ऑप्शन देख लेते हैं, यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है। बिल्कुल सही बात है। क्या है उपयोगितावादी, मतलब उपयोग की चीजें, उपयोग करने की जो चीजें होती हैं उनके दृष्टिकोण से प्रेरित है। दूसरा है यह शिक्षार्थियों को खोजी बनाता है। बिल्कुल ये खोजी बनाता है। बच्चे क्या है सर्च करेंगे उस चीज के बारे में, नेट से सर्च करेंगे, या फिर छोटे बच्चे हैं तो अपने घर में पूछेंगे कि भाई मम्मी ये बताइए कि कहाँ से आते हैं ताजे पानी के स्रोत,
या मतलब ताजा पानी कहाँ कहाँ मिलता है, उस तरह से बच्चा पूछेगा। और ये पूर्ण रूप से शिक्षक केंद्रित विधि है, तो ये पूरी तरह से गलत है। शिक्षक केंद्रित नहीं है, ये कौन सी विधि है, बाल केंद्रित विधि है। ठीक है। और डी है, ये स्वयं निर्देशित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को बनाती है। तो कहाँ गया देखो 84 का जो सही आंसर है वो है ए, बी और डी। सी तो मैंने आपको पहले ही गलत बता ही दिया है। तो अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में है ये जिसमें सी ना हो। सी कौन से में नहीं है, इसमें सी है, इसमें फिर डी नहीं है, और इसका हो गया फिर फोर्थ। ठीक है। इस तरह से ही आपको जो पेपर है, परीक्षा होगी, आपको ऑफलाइन होगी ये परीक्षा, तो आप देख लेना। नेक्स्ट देखते हैं, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या को अधिक समावेशी बनाने में निम्न में से कौन सा सहायक हो सकता है। समावेशी शिक्षा का क्या मतलब होता है, बच्चे क्या होते हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, मतलब अलग अलग समुदाय के होते हैं, अलग अलग जाति और धर्म के होते हैं। उन सभी बच्चों को हम एक ही कक्षा में एक साथ बैठ के पढ़ा रहे हैं। ठीक है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, कुछ नॉर्मल बच्चे होते हैं, और कुछ थोड़े से कम चीजों को समझ रहे हैं, वो वाले बच्चे होते हैं। या फिर लड़की और लड़के होते हैं एक ही कक्षा में, और कुछ बच्चे क्या होते हैं, विकलांग हैं, वो भी उसी कक्षा में पढ़ रहे हैं, और कुछ बच्चे सामान्य हैं, वो भी उसी कक्षा में पढ़ रहे हैं। तो समावेशी शिक्षा जो होती है, या समावेशी जो क्लासरूम होगा, उसमें क्या है, हर तरह के बच्चे आपको मिलेंगे, प्रतिभाशाली मिलेंगे, कमजोर मिलेंगे, एवरेज मिलेंगे, और क्या है, विकलांग बच्चे भी उसमें मिलेंगे, अलग अलग तरह से हैंडीकैप जो बच्चे होते हैं, कोई दृष्टिबाधित बच्चा है, किसी के कोई हाथ की वजह से दिव्यांग है, कोई पैर की वजह से दिव्यांग है। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि सभी तरह के बच्चों को एक ही क्लासरूम में पढ़ाना, वो क्या है, समावेशी शिक्षा है। अब देखते हैं इसका ऑप्शन। पहला, पाठ्यचर्या को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना। दूसरा है, देखिए दूसरा है, कक्षा में एक रूप निर्देश एवं एक निश्चित शिक्षण शैली। तीसरा है, विभिन्न क्षेत्रों को शामिल करना आधिकारिक एवं निम्न वर्गीय प्रसंगों के। और चौथा है, एक परीक्षा पत्र सभी विद्यार्थियों के लिए। ठीक है। तो देखिए ये तो मैंने पहले आपको बताया है कि ये परीक्षा वाली चीज नहीं है। ठीक है। ये चीज नहीं हमें शामिल करनी है अपने अधिगम में, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो बच्चे की परीक्षा लेना नहीं है। हमारा उद्देश्य है बस ये बताना बच्चे को कि बच्चे ने कितना सीखा और कितना नहीं सीखा, नहीं समझ में आया तो क्यों समझ में नहीं आया, उसको हमें दोबारा उस बच्चे को ठीक करके देना है ना। तो इसका जो होगा, इसका देखो बी भी गलत है। निश्चित शिक्षण शैली, और इसमें क्या है, एक रूप निर्देश एवं एक निश्चित शैली। एक मतलब एक ही तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, जबकि हमारे क्लास में क्या है, बहुत सारी व्यक्तिगत विभिन्नताओं वाले बच्चे हैं, और हम क्या है, एक निश्चित शैली से पढ़ा रहे हैं। तो हमें एक निश्चित शैली से नहीं पढ़ाना है, हमें क्या है, बच्चों के अकॉर्डिंग अलग अलग शैलियों से पढ़ाएंगे ताकि सभी बच्चों को समझ में आए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए और सी हो जाएगा, और ए और सी जो है वो थर्ड में है। 87, विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सिखाना चाहिए। विवेचनात्मक होता है तर्क वितर्क करना। किसी भी चीज को अगर जैसे हम बच्चों से पूछे कि आपको झूठ क्यों नहीं बोलना चाहिए, तो बच्चे बताएंगे कि हमें क्यों नहीं बोलना चाहिए। ठीक है। आपको चोरी क्यों नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह के सवाल पूछो बच्चों से, जो बच्चे खुद दो चार चीजों को निकाल के लाएं, दो चार उदाहरणों को निकाल के लाएं, उसके बारे में सही भी आलोचनात्मक भी तथ्यों को रखें, और जो है समालोचनात्मक तथ्यों को भी रखें। तो विवेचना क्या है, किसी भी चीज के ऊपर बातचीत करना, उसमें से तथ्यों को निकाल के लाना। पहला है, एक रूप क्षमशील दृष्टिकोण की कद्र करने के लिए। दूसरा है, कमियों को इंगित करने के लिए। देखो ये तो होगा नहीं, कभी भी कमी निकालना हमारा काम नहीं है। हमारा काम क्या है, बच्चों को सही मार्गदर्शन करना है। ठीक है, उनको सही शिक्षा देना है। तीसरा है, समाज में यथा स्थिति बनाए रखने के लिए। देखो ये भी नहीं है, हमारा ये काम भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। समाज में क्या चल रहा है, हमें तो अपने क्लासरूम में बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है। और चौथा है, यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की जिंदगी से कैसे जुड़े हैं। देखो ये बिल्कुल सही है, हमें क्या है, चीजों को उनकी जिंदगी से जोड़ जोड़ के बताना है।
नेक्स्ट देखते हैं 88। निम्नलिखित उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरणों का चयन कीजिए। विविधता मैंने अभी आपको बताया कि हर बच्चा अलग अलग पृष्ठभूमि से आता है, अलग अलग टाइप का होता है, अलग अलग उसकी सोचने समझने की क्षमता होती है, उसकी शारीरिक क्षमता होती है, तो वो क्या है, विविधता, वो विविधता है ना। तो इसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित उदाहरणों में विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण। तो इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो विविधता को दर्शाता है? पहला है पारितोष। मैं पारितोष को बंगाली अच्छी आती है, वही सुचिता हिंदी बोलती है। तो दूसरा है सरोज को स्कूल जाने का अवसर मिला जबकि निर्मला को स्कूल जाने का अवसर नहीं मिला। तीसरा है एलन एक गरीब परिवार से वास्ता रखता है जबकि साइमन का परिवार बहुत अमीर है। चौथा है रघु सुरेश को फुटबॉल की टीम में शामिल नहीं करना चाहता क्योंकि वह समाज के एक खास समुदाय से आता है। देखिए ये चौथा भी गलत है ना। हम किसी को समुदाय के आधार पर उससे फ्रेंडशिप नहीं करनी है, हमें सबको समान समझना है। तो जो इसका जो सही आंसर है वो पहला ही है। ये विविधता को दिखा रहा है। क्या एक ही क्लास के दो बच्चे हैं और दोनों क्या है, अलग अलग भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। सुचिता हिंदी बोलती है, अच्छी हिंदी बोलती है, और पारितोष क्या है, बंगाली बोलता है, और जबकि वो विविधता को दिखा रहे हैं, एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं। अभी देखो बस 2 क्वेश्चन रह गए हैं, जल्दी से वीडियो खत्म होने ही वाली है। 89। एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में जीरो, बॉमडिला, नामदफा, राष्ट्रीय उद्यान, तवांग तथा लिसांग गांव को शामिल किया गया है। किस माध्यम से विद्यार्थियों को आप भ्रमण किए गए 2 राज्यों को इंगित करने को कहेंगे? देखिए सीधा सीधा इसमें यह पूछा है नाम देके कि जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कौन से राज्य में है। ठीक है, एक मिनट। तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये जो राष्ट्रीय उद्यान है बॉमडिला, नामदफा, ये कहाँ है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। और ये जो 2 गांवों के नाम दिए गए हैं ये कहाँ के हैं, मणिपुर के। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ये हो गया अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। और ये जो दो है बॉमडिला, नामदफा, राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं, आप इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 19। सामाजिक विज्ञान की सामायिक की समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहन करती है केवल इसको छोड़कर। शिक्षक को सब कुछ कर सकता है केवल जो एक इनमें से एक ऑप्शन दे रखा है उसको छोड़कर। पहला है शिक्षार्थियों को कक्षा में विकसित ज्ञान को मूर्त परिस्थितियों में उपयोग करने के लिए अवसर देना। और दूसरा है, देखो ये तो गलत है, मूर्त क्या अमूर्त भी चीजों को बताया जाता है कक्षा में। दूसरा है शिक्षार्थियों को दूसरों के स्थानीय अनुभवों को पढ़ने दूसरा है शिक्षार्थियों को दूसरों के स्थानीय अनुभवों को पढ़ने तथा स्वयं के अनुभवों को खोजने के लिए। देखो ये मैंने गलत लगा दिया मार्क। इसमें क्या था कि ये बात सही है कि क्या है, हम मूर्त परिस्थितियों को के अकॉर्डिंग हम पढ़ सकते हैं। और देखो दूसरा भी सही जाएगा, एक मिनट, देखो दूसरा भी सही जाएगा कि हम क्या है उनके अनुभवों, स्थानीय अनुभवों को पढ़ने तथा स्वयं के अनुभवों को खोजने के लिए हम कहेंगे। और तीसरा है प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन देना जिससे कि सभी बेहतर बन सकें। और चौथा है शिक्षार्थियों को दी गई विषय वस्तु पर प्रश्न बनाने की क्षमता के लिए प्रशंसा करना तथा उनके अधिगम की जांच करने के लिए वैध स्वीकारना। तो इसका जो सही आंसर है वो है 3rd। ठीक है, मैंने ज़्यादा इसको समझाने की कोशिश नहीं की है क्योंकि आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई और आपको देखने में बहुत दिक्कत होने वाली है। तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखो क्योंकि ये जो पेडागॉजी है इसको समझने में टाइम थोड़ा सा लगता ही है। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।